हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कुछ बचा हुआ लॉ था उसका अध्ययन करेंगे। जैसे मल्टीपल लॉ का अध्ययन किए थे, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ 1791 में दिया गया था और ये लॉ 3 एलिमेंट्स में काम करता है। कितने एलिमेंट्स में? ये लॉ 3 एलिमेंट्स में काम करता है। कितने एलिमेंट्स में काम करता है? 3 एलिमेंट्स में ये लॉ काम करता है। इस लॉ को फॉर्मुलेट किया गया था किसके द्वारा? फॉर्मुलेटेड बाय जेरेमियोस रिस्टर ने इस लॉ को फॉर्मुलेट करने का काम किया था। 3 एलिमेंट्स में ये लॉ काम करता है। 1791 में इस लॉ को दिया गया था। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री का ये बेसिक लॉ माना जाता है। कौन? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। दिस लॉ इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इस लॉ का चर्चा एनसीईआरटी में नहीं किया गया है। ये लॉ क्या कहता है, जरा सा इसको समझते हैं। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements separately combined with fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. क्या कहता है? पहले तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल एक लॉ है जो 1791 में दिया गया था। ये 3 एलिमेंट में ये लॉ काम करता है। फॉर्मुलेट किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? जेरेमियोस रिस्टर ने इस लॉ को दिया था। ये बेसिक लॉ माना जाता है। किसका? स्टोइचियोमेट्री का बेसिक लॉ माना जाता है इसको। और ये लॉ एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स, थोड़ा सा टिपिकल लॉ है लेकिन समझ में आ जाएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स मास, जब 2 एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करता है फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, देन द रेशियो ऑफ masses in which they do so bears a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। जरा सा इसको समझते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इस लॉ को समझने के लिए। जैसे कार्बन
सल्फर और ऑक्सीजन। कार्बन सेपरेटली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है CO2। कार्बन सेपरेटली कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया, CO2। सल्फर सेपरेटली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया, SO2। जब कार्बन और सल्फर ये दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड बनाता है CO2 और SO2। तो कार्बन का मास कितना, कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 और सल्फर का मास 32। अब कार्बन 1 है तो 12 इज टू 32 और इसका 32 इज टू 32। इसके मास का रेशियो ये आया। अब इसमें फिक्स्ड मास किसका है, तो फिक्स्ड मास आपका कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड है तो फिक्स मास किसका है, तो ऑक्सीजन का मास फिक्स है। ऑक्सीजन का मास क्या है, फिक्स है। डिफरेंट मास किसका है, तो सल्फर का मास डिफरेंट है। सल्फर का मास क्या है, डिफरेंट है। सल्फर का मास डिफरेंट है। तो जब सेपरेटली कंबाइन किया तो CO2 बनाया, SO2 बनाया, तो इसमें कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो, और यहाँ जब आपस में कार्बन सल्फर मिलता है तो CH2 का फॉर्मेशन करता है। इसके मास का रेशियो कितना 12:64। अब ये कहता क्या है, जरा सा ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं और नीचे समझाते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या करता है। लिख लिए। अब इस लॉ को एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नीचे मेंशन किया गया है, इस डाटा को ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल में मेंशन किया गया है कि कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, तो कार्बन और सल्फर दो एलिमेंट लिया गया है। कार्बन और सल्फर दो एलिमेंट लिए हैं। जब कार्बन सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो CO2 बनाता है। इसके मास का रेशियो 12:32। और सल्फर जब सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SO2 बनाता है 32:32 मास का रेशियो। और कार्बन सल्फर जब आपस में कंबाइन करता है तो 12:16 का रेशियो। क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स सेपरेटली, तो दो एलिमेंट लिए कौन, कार्बन और सल्फर, सेपरेटली कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या लिया गया है, ऑक्सीजन। जब कार्बन सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ मिला तो CO2 बनाया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिला तो SO2 बनाया, और आपस में कंबाइन किया तो ये बना। तो लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मासेस ऑफ क्या, कार्बन एंड सल्फर when they separately combined with fixed masses of oxygen, fixed mass of oxygen, ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ जब कार्बन और सल्फर, तो कौन, कार्बन और सल्फर, कौन कंबाइन करता है, कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर जब इससे कंबाइन करेगा, मान लेते हैं कि इसका रेशियो लेट R1, ये कार्बन और सल्फर का, तो कार्बन का मास कितना दिया हुआ है 12 और सल्फर का मास 32, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 12:32। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे 3:8, 3:8, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3:8। और रेशियो ऑफ मासेस किसका, इसी का, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड सल्फर when they themselves combine, जब आपस में कार्बन और सल्फर रिएक्ट करता है तो उसके मास का रेशियो क्या आएगा, तो कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो कितना है 12:64। तो इसके मास का रेशियो R2 माने 12:64, 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 3:16। अब इसके मास का रेशियो किसका, जब कार्बन और सल्फर, यहाँ पर दो एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, दो एलिमेंट कार्बन और सल्फर लिया गया है, दोनों जब सेपरेटली ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट जिसका मास फिक्स है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो उसके मास का रेशियो R1। जब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन किया है तो उसके मास का रेशियो, अब इन दोनों के, तब दोनों कंडीशन में जो कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो आया उसके रेशियो का रेशियो जो होता है वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर को कवर करता है। तो R3 बराबर क्या, R1 अपॉन
R2, R1 अपॉन R2। तो R1 कितना दिया हुआ है 3:8, R2 कितना है 3:16, काट दीजिए, 3 से 3 कट गया 2, यानी क्या 2:1। दिस इज द स्मॉल होल नंबर रेशियो, यही ये लॉ कहता है। एक दो एग्जांपल इसका और देखते हैं, मिटा दे। मिटा दे, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिया गया है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए हैं। कार्बन सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो CH4 बनाता है। ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो H2O का फॉर्मेशन करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। इसके मास का रेशियो 12 कितना 4, इसके मास का रेशियो 2:16। तो पहले देखिएगा, यहाँ पर कार्बन का मास क्या है 4, यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 2। तो दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करेगा विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो हाइड्रोजन का मास 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4:32। अब मास किसका फिक्स हो गया, हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया, इसका मास थर्ड एलिमेंट का फिक्स कर दिए। डिफरेंट मास किसका है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास क्या है, डिफरेंट है जब सेपरेटली कंबाइन करता है। तो यहां पर लिखेंगे रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे सेपरेटली combined with fixed masses of हाइड्रोजन। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर थर्ड एलिमेंट क्या लिया गया है, हाइड्रोजन। फिक्स्ड मासेज ऑफ हाइड्रोजन। सपोज कर लेंगे इसको भी क्या किया, R1 है, R1 बराबर क्या 12:32। इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, किया गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन, तो दोनों केस में कार्बन और ऑक्सीजन यही दो एलिमेंट के मास का है। एक केस में जब कार्बन सेपरेटली कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन अलग है, और एक केस में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली कंबाइन करता है या कार्बन अलग। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास यहाँ आएगा उसका रेशियो निकाल लेंगे जब सेपरेटली कंबाइन करेगा तब। और एक केस में जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा, व्हेन दे देमसेल्फ कंबाइन, तो 12 कितना 32, ये क्या आ जाएगा 12:32। यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन, और दोनों केस में कार्बन ऑक्सीजन का ही मास होगा, व्हेन दे देमसेल्फ कंबाइन, व्हेन दे देमसेल्फ कंबाइन, जब आपस में कंबाइन करेगा तो इसके मास का रेशियो मान लेते हैं R2। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है 12:32, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे 3:8। अब इन दोनों का जो रेशियो आया उसका रेशियो R3 इज इक्वल टू क्या R1 अपॉन R2। R1 कितना है 3:8 और R2 कितना है 3:8, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या है 1:1। दिस इज द स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये आपका दूसरा एग्जांपल था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, समझ में आया, हो गया। थर्ड एग्जांपल देते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 3। जब सल्फर ऑक्सीजन, एक लेते हैं सल्फर, एक लेते हैं ऑक्सीजन, और थर्ड एलिमेंट को ले लेते हैं, तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन ले लेते हैं। जब सल्फर सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया H2S, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया H2O। तो यहाँ पर इसके मास का रेशियो 2:2 कितना 32, इसके मास का रेशियो 2:60। और सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करता है तो बनाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 32:32।
ये इसके मास का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ, तो यहाँ पर फिक्स किसका मास है, हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है। डिफरेंट किसका मास है, तो ऑक्सीजन का, सल्फर और ऑक्सीजन का मास क्या है, डिफरेंट। कब, जब सेपरेटली कंबाइन कर रहा है तब। तो लिखेंगे R1, सपोज करते हैं R1 बराबर रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कौन सा, सल्फर एंड ऑक्सीजन when they separately combined with fixed masses of थर्ड एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, फिक्स्ड masses of हाइड्रोजन। तो कितना है इसका 32 और इधर 16, 32:16, यानी कैंसिल आउट करेंगे 2:1। अब R2 क्या है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे themselves कंबाइन, जब आपस में वो कंबाइन करेगा तब। तो आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया 32:32, कैंसिल आउट करेंगे 1:1। तो R3 जो आएगा वो रेशियो किसका होगा, R1/R2 का। R1 कितना है 2:1, R2 कितना है 1:1, दैट इज इक्वल टू 2:1। दिस इज द स्मॉलेस्ट और सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये आपका थर्ड एग्जांपल था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल 3 एलिमेंट के लिए लागू होता है, जिसमें 2 एलिमेंट जो होता है जो फिक्स मास है, जो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। तो इसी 2 एलिमेंट का 2 केस में मास का रेशियो निकालते हैं। एक, जब ये सल्फर अकेले हाइड्रोजन के साथ किया तब सल्फर का जो मास आया। ऑक्सीजन जब सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ किया तब इन दोनों के मास का रेशियो वो R1 निकाल लेंगे। जब ये देमसेल्फ आपस में कंबाइन करेगा उस समय सल्फर ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल लेंगे। और दोनों के रेशियो का रेशियो अगर निकालते हैं तो वो एक स्मॉल और सिंपल होल नंबर आना चाहिए। ऐसा जेरेमियोस रिस्टर ने बताया था अपने किस लॉ में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल में। हो गया, लिख लिए, आ गया समझ में, मिटा दे। चलिए अब हम लोग अगला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या फिर इसी लॉ का दूसरा नाम, हम इस लॉ को गे-लुसेक्स लॉ भी बोलते हैं। गे-लुसेक्स वैज्ञानिक का नाम है, गे-लुसेक्स लॉ भी बोलते हैं। गे-लुसेक्स लॉ और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये लॉ आपका अप्रोक्सीमेटली 1808 में इस लॉ को दिया गया था। 1808 में इस लॉ को दिया गया था। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, नाम से ही क्लियर है, गिवन बाय गे-लुसेक्स। गे-लुसेक्स इस नियम को दिया था, गे-लुसेक्स के द्वारा ये नियम दिया गया था। ये लॉ क्या कहता है कि when two gases, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। This law states that when two gases, this law states that when two gases chemically react, this law states that when two gases chemically react, they do so in volume, volume bears a simple, in volume bears a simple या स्मॉल होल नंबर रेशियो, स्मॉल होल नंबर
ratio to one another and the product so formed if gases। ये नियम क्या कहता है देखिएगा, ये नियम आपका केवल गैस में एप्लीकेबल होता है। ये लॉ बताता है कि जब दो गैस केमिकली रिएक्ट करता है तो उस गैस का आपस में जो गैस के वॉल्यूम का रेशियो होता है वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ठीक है, वो गैस का जो रेशियो है वो आपका एक होल नंबर, उसका वॉल्यूम के गैस के वॉल्यूम का रेशियो जो है एक होल नंबर रेशियो आना चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट गैसेज बनता है तो रिएक्टेंट्स जो लेंगे गैस में लेंगे उसके वॉल्यूम का रेशियो और गैस के भी वॉल्यूम का रेशियो क्या आना चाहिए, एक सिंपल होल नंबर आना चाहिए। ऐसा ये लॉ बताता है। जैसे इसको समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस को केमिकली कंबाइन करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ तो HCl का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस कर दी, HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इस गैस को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो इधर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इसके स्टोइचियोमेट्री को लिखेंगे तो इसका स्टोइचियोमेट्री क्या आएगा, पीछे जो कोएफिशिएंट होगा 1 1 और 2, तो 1 1 और 2। इसका मतलब कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके 2 वॉल्यूम किसका निर्माण करता है, HCl गैस। दैट मीन्स अगर ये 20 ml लिया जाता है कौन, हाइड्रोजन गैस, तो क्लोरीन भी कितना लिया जाएगा, 20 ml लिया जाएगा, तो HCl गैस कितना बनेगा, 40 ml बनेगा। ठीक है, अगर इसको हम 15 ml लेते हैं तो ये कितना होगा, ये भी 15 ही ml होगा इसका रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 30 ml होगा। रेशियो क्या आया, 1:2 का रेशियो आया, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो को शो करता है। हो गया, तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या फिर इसी लॉ को गे-लुसेक्स लॉ भी बोलते हैं। 1808 में दिया गया था, गे-लुसेक्स के द्वारा ये नियम को दिया गया था। ये लॉ बताता है कि जब दो गैस केमिकली रिएक्ट करता है तो उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। यदि उसका प्रोडक्ट भी गैसेज ही बनता है तो वहां पर रिएक्टेंट्स में जो गैस लिए हैं उसका और प्रोडक्ट में जो गैसेस का फॉर्मेशन होता है उन सभी के वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल होल नंबर आएगा। ऐसा ये लॉ बताता है। और ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, गे-लुसेक्स के द्वारा। जैसे एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके HCl बनाया, 1:2 का रेशियो है, तो 1 वॉल्यूम ये लेंगे तो 1 वॉल्यूम ये, तो 2 वॉल्यूम ये बनेगा। तो 20 ml ये लिए, 1 था तो 20 ले लिए, तो ये 20 लेंगे तो ये कितना 40 बनेगा। ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना बना 30 बना। ऐसा ही कुछ एग्जांपल और लेते हैं, मिटा दे। ऐसा एग्जांपल एक दो और एग्जांपल लेते हैं अच्छा खासा। एग्जांपल नंबर 2, when 400 ml methane gas burns to give CO2 and H2O, then burns to give CO2 and H2O, then find the volume of O2 required and CO2 formed। कितना लिया गया, 400 ml मीथेन गैस को लिया गया है और उसको जलाते हैं। तो मीथेन गैस यानी मीथेन, सिंपल मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का CnH2n+2, मीथेन एक कार्बन यानी CH4 इसका हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। मीथेन गैस को, ये गैस है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जलाते हैं तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और H2O जो बनता है लिक्विड बनता है। H2O क्या बनता है,
लिक्विड बनता है। तो ये लिक्विड जब बना तो लिक्विड से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हमको लिक्विड से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये लिक्विड में आपका और सॉलिड के केस में ये गैस का नियम है, गैस में लागू होता है। तो पूछ रहा है कि इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, तो पहले बैलेंस कीजिए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 था, हाइड्रोजन उधर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर कितना दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन हो गए 4, तो इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद जो कंडीशन आया स्टोइचियोमेट्री का, तो इसका स्टोइचियोमेट्री लिखेंगे, तो स्टोइचियोमेट्री इसके पीछे कितना 1, तो 1 2 और यहाँ कितना होगा 1, उससे कोई लेना देना नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में। तो 1 भी, ये 2 भी और ये 1 भी, यानी ये कितना लिया गया है मीथेन गैस 400 ml। अगर ये 400 ml लेंगे तो ये इसका दुगुना है, तो ये कितना लेना होगा 800 ml लेना होगा, और ये कितना लेना बनेगा 400 ml का फॉर्मेशन होगा। यही दो चीज पूछ रहा था कि कितना ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी, तो 800 ml ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी 400 मीथेन को कंप्लीटली जलाने के लिए, और CO2 गैस कितना बनेगा 400 ml का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। H2O के विषय में नहीं बता पाएंगे कुछ, क्योंकि यार ये लॉ जो है लिक्विड में काम नहीं करता है, तो इसको लिख सकते हैं दिस लॉ इज only applicable in gases। ये लॉ किस में एप्लीकेबल होता है, केवल गैसेज में एप्लीकेबल होता है, तो इसको लिक्विड और सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है। इन दिस लॉ वॉल्यूम only relates to number of moles, number of molecules, not to mass। यहाँ पर वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ मोल से कर सकते हैं, वॉल्यूम को रिलेट नंबर ऑफ मोल से कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर सकते हैं, मास से रिलेट नहीं किया जाता है। मास से क्या किया जाता है, नहीं रिलेट किया जाता है। मिटा दे हो गया, चलिए मिटाते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को समझिएगा कि वो एग्जांपल क्या कहता है। एक क्वेश्चन लेते हैं 90 ml नाइट्रोजन गैस को 90 ml हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करवाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ बनेगा, मिक्सचर के फॉर्म में आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो रिजल्टेंट मिक्सचर का फाइंड रिजोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनेगा वो रिजल्टेंट मिक्सचर का कंपोजिशन हमको दिखाना है। रिजोल्यूशन या फाइंड कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा वो बताना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले ये नाइट्रोजन गैस केमिकली कंबाइन करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, तो बनाएगा क्या, मीथेन NH3 अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, नाइट्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्टोइचियोमेट्री जब लिखेंगे तो इसका स्टोइचियोमेट्री क्या आएगा, इसका 1, इधर 1 है, इधर 3 और इधर 2, यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करता है, तो 2 वॉल्यूम किसका, NH3 का फॉर्मेशन करता है। 1 वॉल्यूम इसका, 3 वॉल्यूम इसका, तो 2 वॉल्यूम इसका फॉर्मुलेट करता है। अब इससे ये पता चला कि अगर ये 20 ml लेंगे तो ये कितना लेना होगा, ये 20 ml अगर लिया जाएगा तो 3 गुना ये 60 ml लिया जाएगा, और ये कितना बनेगा तो 40 ml बनेगा। अगर ये 30 ml लेते हैं तो ये कितना लेना पड़ेगा 90 ml, और ये कितना बनेगा 90, 3 टू जा 60, दो गुना है तो 60 ml बनेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिया हुआ 90 ml, तो हाइड्रोजन 90 ml यूज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हमारा कितना ml यूज होगा, नाइट्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन 90 ml यूज होगा तो नाइट्रोजन 30 ml यूज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर
here if the amount of reactants is fixed, then it is the problems of limiting reagent। ये किसका प्रॉब्लम हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक होगा। अगर फिक्स कर दिया गया तो यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है कि ये 90 ml, ये भी 90 ml, तो ये इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, इसको भी इससे ज्यादा ले सकते हैं। 90 ml हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए 30 ml ही आपका नाइट्रोजन लगेगा। इसका मतलब है कि आपका नाइट्रोजन बच कितना जाएगा? आपका अमोनिया जो फॉर्म करेगा, वो अमोनिया कितना फॉर्म करेगा? कंपोजिशन पूछ रहा था, तो अमोनिया कितना फॉर्म किया? 60 ml अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। और नाइट्रोजन बचा हुआ कितना रह गया? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका अनरिएक्टेड नाइट्रोजन गैस आपका कितना रह गया? 90 ml था, 30 ml यूज हुआ, तो 60 ml क्या हो गया? नाइट्रोजन गैस आपका बच गया। ये भी एक क्वेश्चन था, हो गया, मिटा दे। अब हम लोग लास्ट लॉ देखेंगे, ये होगा